नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड में। साथियों, आज मैं आपके बीच बहुत अधिक महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है भारत की जनगणना 2011 सेंसस ऑफ इंडिया 2011। और इस अध्याय में से निश्चित ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। साथियों, ये भारत की जनगणना 2011 का जो पूरा टॉपिक है वो मात्र 65 बिंदुओं के माध्यम से मैं आपके बीच संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा नियमित रूप से प्रदर्शित किए जाने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो भारत की जनगणना 2011। सबसे पहला बिंदु है साथियों, जनसंख्या जनगणना संघ सूची का विषय है। तो इसमें प्रश्न आता है कि जनसंख्या जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का है, राज्य सूची का है, संवर्ती सूची का है? तो इसमें उत्तर आएगा संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय इसलिए है क्योंकि संपूर्ण भारत की जनगणना जो है उसके संदर्भ में समस्त अधिसूचनाएं जो हैं साथियों वो केंद्र सरकार भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती हैं और इस विषय पर संसद कानून बनाती है। तो जनसंख्या जनगणना हो गया इसी कारणवश संघ सूची का विषय। दूसरा बिंदु है जनसंख्या जनगणना का कार्य प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से संपन्न किया जाता है। तो इसमें आपको अंतराल पूछा जाता है कि कितने वर्षों के अंतराल से जनसंख्या जनगणना का कार्य किया जाता है, तो 10 वर्ष के अंतराल से। तीसरा बिंदु है साथियों, भारत में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य 1872 ईस्वी में गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड मेयो के समय किया गया था। तो इसमें प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले जनगणना का कार्य किस वर्ष हुआ? वर्ष पूछे तो 1872 आ जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाता है किस गवर्नर जनरल या किस वायसराय के काल में भारत में पहली बार जनगणना हुई, तो वो हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। अगला बिंदु है प्रथम जनगणना 1872 में केवल बंगाल प्रांत के लिए आयोजित की गई थी। तो देखिए साथियों, सबसे पहली जो जनगणना हुई थी 1872 में, वो पूरे भारत के लिए जनगणना नहीं हुई थी। यह जनगणना ब्रिटिश सरकार के द्वारा केवल बंगाल प्रांत के लिए आयोजित की गई थी। तो केवल बंगाल प्रांत के लिए जनगणना हुई थी, लेकिन ये जनगणना का कार्य तो सबसे पहले 1872 में हो ही गया है। अगला बिंदु है अखिल भारतीय स्तर पर। अखिल भारतीय स्तर अगर आपकी परीक्षा में आ जाए ये शब्द अखिल भारतीय स्तर, इसका मतलब होता है संपूर्ण भारत के लिए प्रथम जनगणना का कार्य 1881 में संपन्न हुआ। तो केवल बंगाल प्रांत के लिए जनगणना सबसे पहले की गई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। और अगर प्रश्न आ जाए संपूर्ण भारत के लिए या अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई, तो ये हुई थी साथियों 1881 में। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगला जो बिंदु है उसमें यह बताया गया है कि 1881 की जो प्रथम अखिल भारतीय जनगणना हुई थी वो किस वायसराय के काल में संपन्न हुई थी, तो इस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन। तो प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई 1872 में, और अखिल भारतीय स्तर या संपूर्ण भारत के लिए पहली जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। अगला बिंदु है वर्तमान तक। वर्तमान तक का मतलब साथियों यहाँ 2020 नहीं है, यहाँ है 2011 तक, क्योंकि लास्ट जो जनगणना हुई है वो 2011 में संपन्न हुई है। तो वर्तमान तक मतलब 2011 तक भारत में 15 बार जनसंख्या जनगणना संपन्न हो चुकी है। तो कितनी बार आज तक भारत में जनसंख्या जनगणना का कार्य संपन्न हो चुका है? तो 15 बार हो चुका है। अब प्रश्न आता है साथियों, आगामी जनगणना कौन से वर्ष होगी और कौन से क्रम की होगी? तो आगामी जनगणना होगी अगले वर्ष 2021 में, और ये कौन से क्रम की जनगणना होगी? तो ये होगी 16वें क्रम की जनगणना। साथियों, अगर आपने मेरे द्वारा प्रदर्शित 65 बिंदु अच्छी तरह पढ़ लिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि भारत की जनगणना 2011 के संदर्भ में चाहे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आपका प्रश्न गलत होगा। अगला बिंदु है देश की जनगणना 2011 का प्रथम चरण। देखिए साथियों, इसमें आपको पूछा जाता है कि जनगणना 2011 का
प्रथम जो चरण है वो कब से कब तक चला या कब से कब तक खत्म हुआ? तो प्रथम चरण जो है अप्रैल से सितंबर 2010 के दौरान संपन्न हुआ। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 2-4 बार पूछा भी जा चुका है कि जनगणना 2011 का प्रथम चरण की जो अवधि थी वो क्या रही है, तो अप्रैल से सितंबर 2010। अगला बिंदु है प्रथम चरण के अंतर्गत देश भर में लगभग 3 करोड़ घरों की गिनती का कार्य किया गया। अगला बिंदु है लोगों की वास्तविक गणना का दूसरा चरण। अब देखिए साथियों, पहला चरण जो है वो अप्रैल से सितंबर 2010 के दौरान संपन्न हुआ। अब बात आएगी दूसरे चरण की। लोगों की वास्तविक गणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 5 मार्च 2011 के दौरान संपन्न हुआ। तो लोगों की वास्तविक गणना से संबंधित था दूसरा चरण, जो कब से कब तक चला था साथियों? 9 फरवरी से 5 मार्च 2011 तक। और इस चरण में 27 लाख लोगों को कार्य पर लगाया गया था। दूसरे चरण में देश के सभी 35 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों, मतलब हो गए 28 तो थे उस समय राज्य और 7 थे केंद्र शासित प्रदेश, में 640 विभिन्न जिलों में कुल 7,742 गांव या कस्बों तथा 6.40 लाख गांवों में बसे लोगों की वास्तविक गणना की गई। तो देखिए साथियों, वर्तमान में भारत में जो राज्य हैं वो 28 राज्य हैं और 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जनगणना 2011 जो है वो 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संपन्न की गई थी। और जब ये जनगणना 2011 हुई थी तो उस समय भारत का तेलंगाना राज्य भी अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि ये जून 2014 में जो है ये अस्तित्व में आया था। अगला है 1 से 5 मार्च 2011 को त्रुटियों का निवारण किया गया। तो त्रुटियां जो हुई, गलतियां जो हुई, उनका निवारण किया गया था 1 से 5 मार्च 2011। अगला प्रश्न है इस जनगणना में कुल 29 प्रश्न प्रश्नावली में शामिल किए गए। तो ऐसे आंकड़े आप जरूर ध्यान में रखिएगा साथियों। हम सोचते हैं कि इस तरह का प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन निश्चित रूप से बन सकता है। तो ये जो जनगणना 2011 हुई है, इसमें प्रश्नावली में कितने प्रश्न शामिल किए गए थे? 29 प्रश्न शामिल किए गए थे। तो 2011 में जनगणना हुई थी और 9 और 2 का जो योग होता है वो भी 11 होता है। अगला है 15वीं जनगणना का शुभंकर। मस्कट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। शुभंकर आप बताइएगा एक परगणक शिक्षिका। तो एक परगणक शिक्षिका, गणना करने वाली शिक्षिका को बनाया गया है 15वीं जनगणना का शुभंकर। अब देखिए साथियों, एक तो आता है शुभंकर और एक आता है आधिकारिक वाक्य। अगर आपको आधिकारिक वाक्य पूछेगा तो भी आपको ऑप्शन में शुभंकर दिया जा सकता है। तो 15वीं जनगणना का आधिकारिक जो वाक्य था वो था साथियों, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। या तो इंग्लिश में दे देगा आवर सेंसस आवर फ्यूचर, या हिंदी में देगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला बिंदु है 2011 जनगणना में भाषाओं की संख्या जिनमें अनुसूचियां तैयार की गईं। तो 2011 की जनगणना में भाषाओं की संख्या जिनमें अनुसूचियां तैयार की गई थी, तो भाषाओं की संख्या थी 16। देखिए प्रश्नावली में कुल प्रश्न थे 29, और अगर भाषाओं की संख्या जिसमें अनुसूचियां तैयार की गई, ये संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो उत्तर आ जाएगा 16। अब देखिए साथियों, भाषाओं की संख्या जिनमें प्रशिक्षण मैनुअल बनाई गई। तो प्रशिक्षण मैनुअल जो बनाई गई थी वो कितनी भाषाओं में बनाई गई थी? 18 भाषाओं में। ये दोनों प्रश्न आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। अगला बिंदु है देश की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ आकलित की गई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या कितनी रही है? 121.02 करोड़ आकलित की गई है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान देश की जनसंख्या में 18.15 करोड़, या इसको प्रतिशत में हम 17.64% बोल सकते हैं कि वृद्धि हुई है। अब देखिए साथियों, इसमें प्रश्न यही आता है कि आपको प्रतिशत दिया जाएगा, क्योंकि 2011 से पहले 2001 में जनगणना हुई थी, हर 10 वर्ष के बाद में होती है।
तो 2011 से पहले 2001 में हुई थी। तो इसमें प्रश्न ये आता है कि 2001 से 2011 के दौरान, क्योंकि जो जनगणना 2011 में हुई है वो सारे के सारे आंकड़े जो हमने इकट्ठे किए हैं वो 2001 की जनगणना के बाद से लेकर 2011 तक के आंकड़े लिए हमने पिछले 10 वर्षों में। तो प्रश्न आता है 2001 से 2011 के इन 10 वर्षों में देश की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? तो वृद्धि हुई है 17.64% की। अगर आपको इस तरह से जनसंख्या दे दे तो भी आपसे पूछा जा सकता है 18.15 करोड़ आएगा। बाकी मोस्टली परीक्षाओं में प्रतिशत ही आता है। तो 1 और 11 के बीच में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुई है? 17.64%। अब देखिए साथियों, इससे पहले 1991 से 2001 के दौरान 21.34% जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। तो कहने का मतलब हमने हमारी जनसंख्या वृद्धि दर में कमी की है, क्योंकि 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें हमने प्रतिशत वृद्धि कितनी ज्ञात की थी? 21.34। और 2011 में जनगणना हुई उसमें जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 17.64। तो लगभग 4.5% के करीब जो है जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना में कम हुई है। वर्ष 2011 में देश की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत जो है वो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात दूसरा स्थान रखता है, और देश की कुल जनसंख्या जो है वो विश्व की जनसंख्या का है 17.5%। चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन विश्व जनसंख्या का कितना रखता है? 19.4। तो जैसे भारत विश्व जनसंख्या का 17.5% रखता है और दूसरा स्थान है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में, वैसे ही जनसंख्या की दृष्टि से अग्रणी देश चीन जो है वो विश्व जनसंख्या का 19.4% रखता है। अगला बिंदु है 2011 की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या। तो पुरुषों की संख्या रही है 62.37 करोड़, और इसी तरह से महिलाओं की जो संख्या रही है वो रही है 58.65 करोड़। तो पुरुषों की जो जनसंख्या है साथियों वो ज़्यादा है, 62.37 करोड़ है, और महिलाओं की संख्या है 58.65 करोड़। अगला बिंदु है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो देखिए साथियों, इसमें आपको 3 राज्य जो हैं वो टॉप मोस्ट याद होने चाहिए और न्यूनतम भी 3 राज्य याद होने चाहिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं दे तो आ जाएगा महाराष्ट्र, और इन दोनों के पश्चात स्थान आता है बिहार का। तो अगर आपको हर ऑप्शन में 4-4 राज्य भी दे, तो अगर आपको 3 राज्य ध्यान में है तो उस स्थिति में भी आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, ये आपसे कोई नहीं पूछता जनसंख्या कितनी है। महाराष्ट्र की 11 करोड़ है। तो इस तरह से अगर आपको संख्यात्मक डाटा के हिसाब से याद हो तो आप उस हिसाब से भी याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, इसके पश्चात महाराष्ट्र का स्थान आता है और इसके पश्चात आता है बिहार का स्थान। और उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो देश की कुल जनसंख्या का 16.49% रखता है। अगला बिंदु है भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है साथियों सिक्किम। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सिक्किम के पश्चात स्थान आता है मिजोरम का, और मिजोरम के पश्चात अरुणाचल प्रदेश का। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम का, यहाँ जनसंख्या है 6 लाख, और मिजोरम का स्थान दूसरा आता है स्थान, इसकी जनसंख्या है 10 लाख, और तीसरा स्थान जो आता है न्यूनतम में वो है अरुणाचल प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश और न्यूनतम हो गया सिक्किम। अगला बिंदु है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 6 देशों की कुल जनसंख्या की बराबरी करता है। तो देखिए साथियों, ये मैंने 6 देशों के नाम लिखे हैं। इन 6 देशों की पॉपुलेशन को जोड़ दिया जाए तो ये जनसंख्या भारत के बराबर ही आएगी। तो कौन से 6 देश हैं जिनकी कुल जनसंख्या का योग भारत रखता है? तो वो देश हैं अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और जापान। अगला बिंदु है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ये आपको ध्यान में रखना है। 1.67 करोड़ जो है वो दिल्ली की जनसंख्या है, और दूसरा स्थान आता है इसमें
पुदुचेरी का। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। 67,000 जनसंख्या है मात्र लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है साथियों वो मात्र 67,000 है और ये न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप ऑप्शन में नहीं आए तो उत्तर आ जाएगा दमन दीव। अगला है सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य। तो 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक दशकीय जो वृद्धि हुई है वो हुई है साथियों मेघालय में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मेघालय वो राज्य है जो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। प्रतिशत देखिए साथियों, आप ध्यान में रख सकते हैं, बाकी प्रतिशत न के बराबर पूछा जाता है। 27.9% जनसंख्या वृद्धि दर रही है मेघालय की। मेघालय के पश्चात स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है 26%। अगला बिंदु है न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है -0.6%। और दूसरा स्थान आता है केरल का 4.9%। अगला बिंदु है सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य। तो पुरुष जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो भी मेघालय है और मेघालय ही सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। दूसरा स्थान आ जाएगा बिहार का। न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला भी नागालैंड था और पुरुष भी नागालैंड है और नागालैंड के बाद में आ जाएगा केरल। तो ये एकदम सेम का सेम है पुरुषों के न्यूनतम में। सर्वाधिक महिला दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, सर्वाधिक महिला दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है साथियों अरुणाचल प्रदेश। और अगर अरुणाचल प्रदेश नहीं आए ऑप्शन में तो उत्तर आ जाएगा मेघालय। तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य हो गया मेघालय, न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला हो गया नागालैंड, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वृद्धि दर वाला हो गया मेघालय, न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वृद्धि दर वाला हो गया नागालैंड, सर्वाधिक महिला दशकीय वृद्धि दर वाला हो गया अरुणाचल प्रदेश और न्यूनतम महिला दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य जो है यह है नागालैंड और नागालैंड नहीं आए तो केरल हो जाएगा। अगला बिंदु है भारत का जनसंख्या घनत्व। तो साथियों अब अपन बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पी का मतलब यहाँ पे आ गया प्रसन्न व्यक्ति। अब देखिए साथियों, आपको परीक्षा की दृष्टि से केवल ये जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा ध्यान में रखना है। किसी भी राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है ये कोई विशेष तथ्य नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। तो जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक प्रश्न देखिए, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य पूछा जाता है तो इसका अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अगला बिंदु है भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बिहार वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बन गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो अब एक आइडिया के रूप में आप ध्यान में रख सकते हैं कि बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बाकी राज्य का नाम विशेष आपको ध्यान में रखना है। दूसरा स्थान आता है पश्चिम बंगाल का 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और तीसरा स्थान आता है केरल का 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आप केवल ये तीन राज्य ध्यान में रखिए क्रम में, सर्वाधिक वाले बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। अगला है भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है साथियों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो है हमारे जैसलमेर जिले के बराबर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा स्थान आता है मिजोरम राज्य का 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और तीसरा स्थान आता है सिक्किम का 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसमें भी आप क्रम ध्यान में रख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अगला बिंदु है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। 11,297 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है। दिल्ली के बाद में स्थान आता है चंडीगढ़ का 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला बिंदु है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। यहाँ केवल 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। दूसरा स्थान आता है दादर व नागर हवेली का
698 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़े कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं साथियों, आपको सामान्य जानकारी के रूप में याद करने हैं ये। बाकी महत्वपूर्ण चीज़ यही है अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली। अगला हम पक्ष लेंगे जनगणना का लिंगानुपात सेक्स रेशियो। लिंगानुपात से तात्पर्य पूछा जाता है तो इसका तात्पर्य होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाता है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना रहा है, ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है साथियों। जैसे जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमने पढ़ा था, वैसे ही लिंगानुपात है 943। 943 का मतलब है 1000 पुरुषों को हमने स्थायी माना है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है, 943 है। और 2001 में भारत का लिंगानुपात था 933। तो 2001 में 933 था लिंगानुपात, वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार 943 है। तो ये शुभ संकेत हैं या अशुभ संकेत हैं, तो ये शुभ संकेत हैं। 10 की जो है वृद्धि संख्या में महिलाओं की हुई है 2011 की जनगणना में। अब देखिए साथियों, एक प्रश्न आता है कि वो कौन से वर्ष जनसंख्या जनगणना थी जिसमें भारत का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक रहा था। तो भारत में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी 1901 में, तब भारत का लिंगानुपात था 972। ये आपको ध्यान में रखना है, 1901 में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था 972। इसी तरह से भारत में न्यूनतम लिंगानुपात जो दर्ज किया गया था वो 1991 की जनगणना में किया गया था, 927 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये है केरल। 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, तो 84 महिलाएं पुरुषों की तुलना में यहाँ ज़्यादा हैं। दूसरा स्थान आता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में लिंगानुपात है 995। आंध्र प्रदेश का तीसरा स्थान 992। अब है न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है साथियों हरियाणा, 877 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। दूसरा स्थान है जम्मू कश्मीर का। हालांकि अब जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लेकिन 2011 की जनगणना के समय ये विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो जम्मू कश्मीर का रहा है 883 और तीसरा स्थान है सिक्किम का 889। अगला आता है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी का, 1038 लिंगानुपात है पुदुचेरी का। और इसके बाद में स्थान आता है अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार का है 878। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव, 618 लिंगानुपात है यहाँ का। और इसके बाद में स्थान आता है दादर नगर हवेली का 775। तो केंद्र शासित प्रदेशों की जहाँ तक बात है साथियों, तो अगर आपको सर्वाधिक और न्यूनतम टॉप मोस्ट भी पता है तो प्रश्न गलत नहीं होगा। राज्यों की स्थिति में क्या होता है, आपको सबसे अग्रणी राज्य या न्यूनतम राज्य नहीं देकर दूसरे स्थान का राज्य भी ऑप्शन में दे सकता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी रही है। तो भारत की साक्षरता दर रही है 74.04%। ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। 2001 में साक्षरता दर जो थी भारत की वो थी 65.38%। तो साक्षरता में क्या हुई है, पिछली जनगणना की तुलना में वृद्धि हुई है। 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। और यही दर अगर महिलाओं की पूछी जाए कि महिला साक्षरता दर वर्तमान में कितनी है, तो 65.46% है। 2001 जनगणना में देखिए साथियों, पुरुष साक्षरता दर थी 75.26%। अब मैं 2001 के तथ्य आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार परीक्षाओं में कथन आ जाता है और कथन में 2001 और 2011 के तुलनात्मक कथन दे दिए जाते हैं। तो 2001 की तुलना में पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, कमी हुई है? तो वृद्धि हुई है। पहले 75.26 साक्षरता थी पुरुषों की, अब 82.14% हो गई है। अब वर्तमान में महिला साक्षरता दर 65.46% है। 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी, 53.67% थी। तो दोनों ही मामलों में जो है वो 2011 में हमने सुधार किया है। अगला बिंदु है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों में साथियों पहला स्थान आता है केरल का, 93.91% यहाँ साक्षरता है। केरल के पश्चात स्थान आता है मिजोरम का 91.58% का। और तीसरा स्थान आता है त्रिपुरा का
87.75%। तो ये तीनों राज्यों का क्रम आप ध्यान में रख लीजिए, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। तो केरल, मिजोरम और त्रिपुरा हो गए सर्वाधिक साक्षरता दर वाले भारत के राज्य। इसी तरह से न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हो गए? तो बिहार है। बिहार की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है 63.82%। इसके बाद में स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का 66.95% और तीसरा स्थान आता है राजस्थान का 67.06%। अगला है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य। पुरुष साक्षरता में केरल प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्थान है मिजोरम का और तीसरा स्थान है गोवा का। तो पुरुष साक्षरता वाला हो गया केरल प्रथम स्थान। अगला है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य वही राज्य है जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है, तो वो हो गया बिहार। बिहार के पश्चात न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के पश्चात है मेघालय। ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए, पुरुष और महिला साक्षरता के संदर्भ में आई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य। सर्वाधिक महिला साक्षरता हो, चाहे पुरुष साक्षरता हो या सर्वाधिक साक्षरता हो, केरल हमेशा नंबर 1 पर आएगा। केरल के बाद में स्थान है मिजोरम का और मिजोरम के बाद में त्रिपुरा का। तो ये वही आंकड़ा है जो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों में हमने पढ़ा था, यही सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य भी हैं। अगला है न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्य। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य है राजस्थान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। न्यूनतम सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान का। 52.66% साक्षरता है राजस्थान की। राजस्थान से ज़्यादा है बिहार की 53.33 और तीसरा स्थान है झारखंड का 56.21%। अगला बिंदु है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक साक्षरता जो है वो पाई जाती है लक्षद्वीप में 92.28%। दूसरा स्थान आता है दमन दीव का 87.07% का। अगला बिंदु है न्यूनतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली। 77.65% जो साक्षरता पाई जाती है न्यूनतम, वो पाई जाती है दादर नगर हवेली में। तो देखिए साथियों, सर्वाधिक साक्षरता वाला तो हो गया लक्षद्वीप और न्यूनतम साक्षरता दर वाला हो गया दादर नगर हवेली। और अगर दादर नगर हवेली न आए तो उत्तर आ जाएगा अंडमान निकोबार में। दूसरे स्थान पर है न्यूनतम साक्षरता 86.27%। अगला बिंदु है 1951, 1961 तथा 1971 की जनगणना में साक्षर व्यक्तियों की गणना में 5 वर्ष से अधिक आयु को साक्षरता गणना में शामिल किया गया था। तो देखिए साथियों, 1971 तक जो है वो साक्षर व्यक्तियों की गणना में 5 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाता था। अब देखिए वर्ष 1981 से जो है वो 7 वर्ष आयु के व्यक्तियों को साक्षरता की गणना में शामिल किया जाता है। तो वर्तमान में साक्षरों की संख्या में जो शामिल आयु वर्ग है वो है 7 वर्ष या अधिक आयु। यह आपको विशेष ध्यान में रखना है। और 1981 की जनगणना से साक्षरता की गणना में 7 वर्ष आयु के व्यक्तियों को शामिल किया जाना प्रारंभ किया गया है। अब देखिए परीक्षाओं में साक्षरता दर लिटरेसी रेट का सूत्र पूछा जाता है। तो सूत्र आप ध्यान में रखिएगा। सबसे ऊपर आएगा साक्षरों की कुल संख्या बटा 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या गुणा 100। तो साक्षरों की संख्या बटा 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या गुणा 100। इस आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं भारत की साक्षरता दर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, स्त्री तथा पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर वाला राज्य। तो स्त्री और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक डिफरेंस वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। देखिए साथियों, राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर है 79.2% और महिला साक्षरता है 52.1%। तो महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता के मध्य जो अंतर है, डिफरेंस है, वो आता है 27.1% का। तो प्रश्न आएगा कि स्त्री तथा पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर वाला राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। अगला बिंदु है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। तो जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य जो पहले था साथियों वो था 2045
और अब इस लक्ष्य को 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, वर्ष 2070 कर दिया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। और इस वीडियो का आखिरी बिंदु है, जनगणना आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे युवा देश है। तो यह आपको ध्यान में रखना है साथियों, भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत जो आयु निर्धारित की गई है वो की गई है 29 वर्ष। तो ये आपको ध्यान में रखना है, भारत विश्व का सबसे युवा देश है और भारतीयों की औसत आयु कितनी निर्धारित की गई है, 29 वर्ष। अब देखिए साथियों, इस वीडियो के 2 प्रश्न हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में इसके जवाब देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम जनगणना का कार्य संपन्न करने वाला देश कौन सा है? मतलब विश्व में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य करने वाला देश कौन सा है, इस देश का नाम बताना है आपको। और दूसरा प्रश्न है, भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त कौन है? तो भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त वर्तमान में कौन है? अब देखिए साथियों, इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि भारत में जनगणना संबंधी संगठन ही जनगणना संबंधी कार्य व आंकड़ों को प्रस्तुत करता है और इस जनगणना संगठन का सबसे उच्च अधिकारी जो होता है वो होता है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। और जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो था वो था डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो डॉक्टर सी चंद्रमौली के निर्देशन में 2011 की जनगणना संपन्न हुई थी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। लेकिन वर्तमान में डॉक्टर सी चंद्रमौली जो हैं वो महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त नहीं हैं। आपको जवाब देना है वर्तमान में भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त कौन है और इन्हीं के निर्देशन में 2021 की जनसंख्या जनगणना का कार्य संपन्न किया जाएगा। तो साथियों, ये है आज की अपनी वीडियो भारत की जनगणना 2011। और अगर आपने ये सारे के सारे बिंदु अच्छी तरह समझ लिए हैं तो साथियों मुझे नहीं लगता कि आपको भारत की जनगणना 2011 के संबंध में अन्यत्र कहीं देखने की आवश्यकता महसूस होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक साथियों में इसे शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।